नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद भी किसान संगठनों का अड़ियल रुख बरकरार। कानून वापसी के साथ घर वापसी के नारे को भुलाकर अब अन्य मांगों के साथ जिद पर अड़े किसान संगठन। सरकार किसानों सहित सभी पक्षों के साथ मिलकर देश के छोटे व सीमांत किसानों के हितों के लिए काम करने की इच्छुक। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश ने आम जनजीवन को किया बुरी तरह प्रभावित। आंध्र प्रदेश में बारिश के कारण अब तक 24 लोगों की मौत। बारिश से बुरी तरह प्रभावित कडप्पा में 3.4 लाख हेक्टेयर फसल को हुआ नुकसान। राज्य में 559 बड़े और 600 छोटे मवेशी लापता। आज मनाया जा रहा है विश्व मत्स्य दिवस। मत्स्य पालन विभाग और राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड ने उड़ीसा के भुवनेश्वर में आयोजित किया मुख्य कार्यक्रम। मत्स्य पालन क्षेत्र में परिवर्तन करने हेतु सरकार बढ़ चढ़कर कर रही है काम। भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्न के नमूनों के घरेलू परीक्षण के लिए गुड़गांव में तैयार की अपनी पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला। केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन करते हुए कहा, केंद्र चावल में पोषक तत्वों को फोर्टिफिकेशन के जरिए बढ़ाने की दिशा में है कार्यरत। और अब खबरें विस्तार से। जब प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया तो बहुत से लोगों ने राहत की सांस ली, इस उम्मीद के साथ कि अब किसान अपने घरों को वापस लौटेंगे। लेकिन किसान संगठन कानून वापसी के साथ घर वापसी के नारे को भुलाकर अब अन्य मांगों के साथ अड़ियल रुख पर अड़े हुए हैं। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। ये दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की अपील है। अपील किसान संगठनों से, किसानों से। नए कृषि कानून कृषि क्षेत्र में बेहतरी के लिए बनाए गए थे, लेकिन किसानों को समझा पाने में कहीं कुछ कमी रह गई थी। प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को खुले मन से लोकतंत्र को मजबूती देते हुए नए कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा की और किसानों से अपने घरों को लौट जाने का आग्रह किया। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं, नए सिरे से आगे बढ़ते हैं। किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता जताते हुए प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि एमएसपी को और अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने और अन्य कृषि संबंधित मामलों को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। बावजूद इसके धरना प्रदर्शन में शामिल किसान संगठनों ने शनिवार को बैठक की और अपने अड़ियल रवैये को जारी रखने की बात कही। जो सरकार अपील करती है उसके बारे में हम सोच सकते हैं। अभी तो पार्लियामेंट सेशन में ये जो 3 कानून का जो रेजोल्यूशन है वो रखा जाएगा, वहाँ पास होगा। इन बिटवीन हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम प्रेस के जरिए आपके माध्यम से सरकार को बताते रहे कि बाकी मुद्दों के ऊपर भी बातचीत करके कोई हल किया जाए। अभी जो हमारे प्रोग्राम थे वो पूर्ण रूप से प्रोग्राम 29 तारीख तक, वो 22 की लखनऊ पंचायत, 26 तारीख के यहाँ प्रोग्राम, 29 तारीख के पार्लियामेंट जाने का प्रोग्राम, वो अभी हमारे बादस्तूर जारी है। कानून वापसी के साथ घर वापसी की माला जपने वाले किसान संगठनों और नेताओं ने आंदोलन को लंबा खींचने के संकेत दिए हैं, जबकि सरकार किसानों सहित सभी पक्षों के साथ मिलकर देश के छोटे व सीमांत किसान, जिनकी संख्या तकरीबन 80% है, उनके हितों के लिए काम करना चाहती है। ऐसे में अब जिम्मेदारी किसान संगठनों पर है कि वे स्वार्थी हितों को दरकिनार कर अड़ने की बजाय सरकार के साथ संवाद को आगे बढ़ाएं।
और दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। आंध्र प्रदेश में बारिश के कारण अब तक 24 लोगों की मौत हो गई है। राज्य सरकार ने मारे गए लोगों के परिजनों को 5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। बारिश से बुरी तरह प्रभावित कटप्पा में 3.4 लाख हेक्टेयर फसल को नुकसान हुआ है। राज्य में 559 बड़े और 600 छोटे मवेशी लापता हो चुके हैं। पुलिस और स्थानीय एजेंसियों के साथ साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी लोगों को सुरक्षित निकालने में पूरी मुस्तैदी से जुटी हुई है। प्रशासन के अनुसार बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने के चलते आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। बारिश ने जहां बहुत से लोगों को बेघर किया है, वहीं इससे जुड़ी घटनाओं में कई लोगों को जान भी गंवानी पड़ी है। आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में बारिश का सबसे ज्यादा असर देखा गया है। सभी राज्यों में राहत और बचाव का काम युद्ध स्तर पर जारी है। पुलिस और स्थानीय एजेंसियों के साथ साथ एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और वायुसेना के हेलीकॉप्टर भी लोगों को सुरक्षित निकालने के काम में लग गए हैं। केंद्र सरकार की हालात पर बारीकी से नजर है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने आपदा प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने सभी प्रभावितों को हर संभव सहायता दिए जाने के निर्देश दिए। राज्य का रायलसीमा क्षेत्र आपदा से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। चित्तूर और कड़बा जिलों में हालात सबसे ज्यादा गंभीर हैं। यहां बारिश से जुड़ी घटनाओं में 17 से ज्यादा लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। वहीं 1500 से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है। 18 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। 2 दिनों से जारी तेज बारिश ने 168 मंडलों के 1109 गांवों को प्रभावित किया है। राज्य सरकार ने मृतकों के लिए 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि की घोषणा की है। भारतीय तटरक्षक बल ने कृष्णापट्टनम स्टेशन नेल्लोर में बाढ़ राहत कार्यों को तेज करने के लिए अतिरिक्त टीमें तैनात की हैं। उधर कर्नाटक में लगातार बारिश की वजह से जलाशयों और नदियों में जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ा है। इधर मौसम विभाग ने बेंगलुरु में अगले 2 दिन के दौरान वर्षा की भविष्यवाणी की है। मौसम विभाग ने कर्नाटक के कई अन्य हिस्सों में भी बारिश की बात कही है। बेंगलुरु प्रशासन ने बारिश की वजह से व्यापक तैयारियां की हैं। 63 कंट्रोल रूम्स शुरू किए गए हैं और ये सारे कंट्रोल रूम में हमारे इंजीनियर्स हैं, वहाँ पर उनकी गाड़ियाँ हैं और उसके साथ साथ सिविल डिफेंस के लोग हैं और होम गार्ड्स हैं और उसके साथ साथ स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स उसके लोग भी हैं। उधर तमिलनाडु में भी भारी बारिश से आम जनजीवन प्रभावित है। राज्य में इस मानसून के दौरान 68% अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। बारिश ने जान माल का काफी नुकसान किया है। कई नदियों का जलस्तर बढ़े होने की वजह से आसपास की आबादी को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। राज्य में 1 अक्टूबर से अब तक 518.99 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है, जो इस अवधि की सामान्य वर्षा की तुलना में 68% अधिक है। राज्य सरकार ने 419 राहत कैंप स्थापित किए हैं, जिनमें 34,000 से अधिक लोगों ने शरण ले रखी है। केरल में भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। पंबा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन को सबरीमाला के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा, जबकि इडुक्की बांध में जलस्तर बढ़ने के बाद बैराज खोल दिए गए हैं। केरल के कोट्टायम में भारी बारिश के कारण फसलों को काफी नुकसान हुआ है। और दूसरी तरफ कर्नाटक राज्य में लगातार हो रही बारिश की वजह से हावेरी में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। यहां धान की फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। भारत सरकार के मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अंतर्गत मत्स्य पालन विभाग और राष्ट्रीय मत्स्यिकी विकास बोर्ड आज ओडिशा के भुवनेश्वर में विश्व मत्स्य दिवस मना रहे हैं। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रहे हैं। ओडिशा का मत्स्य पालन विभाग और विभिन्न राज्यों के मत्स्य विभाग एवं अन्य संबंधित विभागों, मंत्रालयों के अधिकारी, मछली पालक, मछुआरे, मत्स्य उत्पादक, उद्यमी, हितधारक, पेशेवर अधिकारी तथा देश भर के वैज्ञानिक भी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं।
आयोजन के दौरान भारत सरकार द्वारा मत्स्य पालन क्षेत्र में दूसरी बार वर्ष 2020-21 के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों, देश के भीतरी इलाकों, समुद्री, पहाड़ी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों को सम्मानित किया जा रहा है। नीली क्रांति के माध्यम से आर्थिक क्षेत्र में प्रगति लाने के लिए मत्स्य पालन क्षेत्र में परिवर्तन करने हेतु सरकार बढ़ चढ़कर काम कर रही है। इस पहल के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार तथा अपशिष्ट में कमी के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने की कल्पना की गई थी। इस क्षेत्र की वृहद क्षमता को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2020 में 5 वर्ष की अवधि के लिए 20,050 करोड़ रुपए से अधिक के बजट के साथ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की थी। PMMSY का लक्ष्य 2024-25 तक मछली उत्पादन के वर्तमान में 15.0 MMT से बढ़ाकर 22 MMT तक करना और इस क्षेत्र के माध्यम से लगभग 55 लाख लोगों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा करना है। दुनिया भर के सभी मछुआरों, मछली उत्पादकों और संबंधित हितधारकों के साथ एकजुटता प्रदर्शित करने के लिए हर साल 21 नवंबर को विश्व मत्स्य दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को मनाना साल 1997 में शुरू किया गया था, जहां मछली उत्पादकों एवं मछली पालकों के विश्व फोरम का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था, जिसके बाद 18 देशों के प्रतिनिधियों के साथ वर्ल्ड फिशरीज फोरम का गठन हुआ और स्थायी तौर पर मछली पकड़ने की प्रथाओं एवं नीतियों के वैश्विक जनादेश की वकालत करते हुए एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस आयोजन का उद्देश्य हमारे समुद्री और मीठे पानी के संसाधनों की स्थिरता के लिए मछली पकड़ने, आवास विनाश तथा अन्य गंभीर खतरों के प्रति ध्यान आकर्षित करना है। ये उत्सव स्थायी भंडारण और स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक मत्स्य पालन का प्रबंधन करने के तौर तरीके बदलने पर ध्यान केंद्रित करने का काम करता है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के तहत भारतीय खाद्य निगम ने खाद्यान्न के नमूनों के घरेलू परीक्षण के लिए अपनी पहली अत्याधुनिक प्रयोगशाला तैयार की है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कल गुरुग्राम में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया। DFPD आजादी का अमृत महोत्सव के तहत प्रतिष्ठित सप्ताह मना रहा है, जो 15 नवंबर 2021 को शुरू हुआ और आज समाप्त होगा। चौबे ने संस्थान में FCI के कर्मचारियों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार उपभोक्ताओं को सुरक्षित एवं स्वस्थ अनाज उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बड़े पैमाने पर कुपोषण, बच्चों और महिलाओं में खून की कमी को देखते हुए केंद्र चावल में पोषक तत्वों को फोर्टिफिकेशन के जरिए बढ़ाने की दिशा में काम कर रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्याह्न भोजन सहित विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत पोषक तत्वों से भरपूर चावल का वितरण किया जा रहा है और ये लक्ष्य 2024 तक पूरा हो जाएगा। चौबे ने कहा कि पहले चरण के दौरान चरणबद्ध तरीके से 22 मार्च तक 35 लाख मीट्रिक टन फोर्टिफाइड चावल ICDS और MDM योजनाओं के माध्यम से वितरित करने का लक्ष्य है। दूसरे चरण में मार्च 2023 तक 175 LMT फोर्टिफाइड चावल और तीसरे चरण में मार्च 2024 तक 350 LMT फोर्टिफाइड चावल वितरित किए जाएंगे। और भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में काफी संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। मेले में दर्शकों की संख्या से व्यापारी वर्ग के चेहरे पर रौनक आ गई है। बहरीन से आए प्रदर्शक भी मेले में काफी उत्साहित हैं। आजमगढ़ की 1.5 लाख रुपए की साड़ी तो वहीं 15 तरह का शहद मेले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे 40वें भारत अंतर्राष्ट्रीय मेले के द्वार शुक्रवार से आम जनता के लिए खोल दिए गए। पहले ही दिन काफी बड़ी संख्या में दर्शक मेले का दीदार करने पहुंचे। मेले में लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। मेले में आए दर्शकों की संख्या ने व्यापारी वर्ग के चेहरे पर रौनक ला दी है। प्रदर्शकों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला एक ऐसा मंच है जो सीधे उत्पाद को ग्राहक से जोड़ता है। काफ़ी भीड़ आई है और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है और फीडबैक भी अच्छा दिया है कि जैसे 5 सालों से कस्टमर यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट, तो उन्होंने बहुत अच्छा हम लोगों को फीडबैक दिया है। कोविड-19 की वजह से जो 2 साल रहा है वो बहुत टफ रहा है, तो ये बिल्कुल इंतजार था। जैसे ही हमने सुना कि वो ओपन हो रहा है तो हमने उनको एनरोल कराया और आगे भी हम आते रहेंगे। एक कस्टमर का डायरेक्ट फीडबैक मिलता है कंपनी को, इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता।
मेले में इस बार करीब 9 देश अपनी हिस्सेदारी निभा रहे हैं। बहरीन से आए प्रदर्शक भी काफी उत्साहित हैं, क्योंकि इससे भारत में अच्छा व्यापार और अच्छे व्यापारिक संबंध बन पाते हैं। व्यापारी वर्ग के लिए ये मंच जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हर शुरू के दिनों में हाई फाई लोग आते हैं और जो मिडिल में है उसमें नॉर्मल लोग आते हैं, तो हर तरह के। और हम लोगों ने जो परफ्यूम रखा हुआ है वो हर तरह का है, यानी सस्ता भी है महंगा भी है। हम लोग की प्लानिंग भी है इंशाल्लाह यहाँ पे शोरूम वगैरह खोलने की, या अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाता है तो उसके साथ इंशाल्लाह करेंगे, ऑनलाइन करेंगे। मेले में इस बार 15 तरह का शहद भी आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। कहीं जामुन शहद, लीची शहद तो कहीं तुलसी शहद देखा जा सकता है। जो नेचर की चीज़ें हैं, जो डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ हनी है, हर सीज़न के एतबार से बीज क्या करती है कि अलग अलग फूलों से नेक्टर कलेक्ट करती है। तो जैसे सरसों का सीज़न होता है तो सरसों के फूल से लाती है रस, तो वो सरसों का शहद है। इस तरह से लीची का होता है, तुलसी का होता है, जामुन का होता है, तो इसके अलग अलग फ़ायदे हैं। तो वो चीज़ हम लोगों को प्रोवाइड करते हैं उनके हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेले में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ से आई 190 रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक की साड़ियाँ आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। हमारे वहाँ जो A to Z साड़ियाँ बनती है, जैसे 195 से स्टार्ट हो जाती है और हम लोग बनाते हैं करीब 1.5 से 2 लाख रुपए तक की साड़ियाँ। हमारी साड़ियों की खासियत ये है कि हमारा जो बहुत पुराना काम है, ये मतलब आप देखें तो 1600 ईस्वी से तो हमारा मतलब हिस्ट्री मिलती है। हम लोग हैंडलूम पे काम करते आ रहे हैं। अभी जो बॉलीवुड में जो न्यू कमर्स है, अभी जो शादी हो रही है, वो सब बनारसी साड़ी को ही ज़्यादा प्रीफर्ड कर रहे हैं। और अनुष्का शर्मा जी हो चाहे ऐश्वर्या राय जी, उन्होंने भी हमसे साड़ी बनवा चुकी है हमारे वहाँ से। और शबाना आज़मी जी जो कि हमारे आजमगढ़ के ही हैं, तो जो डिज़ाइनर है बॉलीवुड में मनीष मल्होत्रा, उनके माध्यम से हम लोग का काफ़ी बॉलीवुड में अच्छा खासा टचअप है, काफ़ी माल जाता है हमारा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 27 नवंबर तक चलेगा। इस बार मेले की थीम आत्मनिर्भर भारत रखी गई है। गिरीश निशाना, दिल्ली। और अब जानते हैं मंडी भाव के बारे में। देश भर में इन दिनों रबी मक्का की बुआई हो रही है। चालू रबी सीजन में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। मक्का के रकबे में अब तक 13,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 18 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मक्का की कुल बुआई 3,39,000 हेक्टेयर में हो चुकी है। वहीं साल 2020-21 के दौरान बुआई का रकबा 3,26,000 हेक्टेयर ही रहा था। बात मक्का के हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की भिलौदा मंडी में 18 नवंबर को मक्का का भाव था 1,650 रुपए। 20 नवंबर को इसके भाव में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव 1,575 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही जम्बूसर मंडी में मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 18 नवंबर को मक्का का भाव रहा 1,700 रुपए। 20 नवंबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव 1,750 रुपए हो गया। कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में 18 नवंबर को हाइब्रिड मक्का का भाव था 1,627 रुपए। 20 नवंबर को इसके सौदों में 2 रुपए की नरमी आई और भाव 1,625 रुपए पर आ गया। मध्य प्रदेश की खुजनेर मंडी में पीली मक्का के भाव में बढ़त दर्ज की गई। यहां 18 नवंबर को पीली मक्का का भाव रहा 1,450 रुपए। 20 नवंबर को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 1,460 रुपए पर जा पहुंचा। महाराष्ट्र की जलगांव मंडी में 19 नवंबर को देसी लाल मक्का का भाव था 1,515 रुपए। 20 नवंबर को इसके सौदे 15 रुपए टूटकर 1,500 रुपए पर हुए। इसी तरह उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में भी पीली मक्का के भाव सुस्त रहे। यहाँ 19 नवंबर को पीली मक्का का भाव था 1,610 रुपए। 20 नवंबर को इसके भाव में 10 रुपए की गिरावट आई और पीली मक्का 1,600 रुपए पर बिकी। बता दें कि साल 2021-22 के लिए मक्का का पहला अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान देश में मक्का की पैदावार 21.24 मिलियन टन होने का अनुमान है। बीते कुछ महीनों से आगे चल रहा मूंगफली का निर्यात
सितंबर महीने के दौरान कुछ घटा है। साल 2021 में अप्रैल से सितंबर के दौरान मूंगफली के निर्यात में 3000 टन की गिरावट दर्ज की गई है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपिडा के अनुसार देश से इस साल 1,95,050 टन ही मूंगफली का निर्यात हो पाया है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में निर्यात 1,98,706 टन का हुआ था। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर देखने को मिल सकता है। वहीं चालू रबी सीजन में देश के अलग अलग राज्यों में हो रही मूंगफली की बुआई का रकबा बीते साल से 59,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए 18 नवंबर को जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार रबी मूंगफली की बुआई 1,86,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का रकबा 1,27,000 हेक्टेयर ही रहा था। वहीं शनिवार को एग्मार्क नेट के अनुसार कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव कुछ इस प्रकार रहे। गुजरात की भनवत मंडी में 19 नवंबर को मूंगफली का भाव था 5,500 रुपए। 20 नवंबर को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,250 रुपए पर आ गया। इसी तरह राज्य की भिलौदा मंडी में 18 नवंबर को मूंगफली का भाव रहा 5,600 रुपए। 20 नवंबर को इसके सौदों में 150 रुपए की नरमी आई और भाव 5,450 रुपए हो गया। चोटिला मंडी में मूंगफली के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 19 नवंबर को यहां मूंगफली का भाव था 4,750 रुपए। 20 नवंबर को इसके भाव में 250 रुपए की गिरावट आई और मूंगफली 4,500 रुपए पर बिकी। जबकि धौराजी मंडी में मूंगफली के भाव में कुछ बढ़त देखने को मिली। यहाँ शुक्रवार को मूंगफली का भाव रहा 5,255 रुपए। शनिवार को इसके सौदे 25 रुपए मजबूत होकर 5,280 रुपए पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी में 19 नवंबर को मूंगफली का भाव था 5,300 रुपए। 20 नवंबर को इसके सौदों में 300 रुपए का उछाल आया और भाव हो गया 5,600 रुपए। हालांकि उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मूंगफली के भाव स्थिर रहे। यहाँ 19 और 20 नवंबर को मूंगफली 5,650 रुपए पर बिकी। बता दें कि घरेलू स्तर पर मूंगफली की पैदावार अच्छी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार साल 2021-22 के दौरान खरीफ मूंगफली की उपज 8.25 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। और आइए अब जान लेते हैं मौसमी खेती के बारे में। मौसम को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के किसान गेहूं की बुवाई जारी रखें। साथ ही उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सरसों और मटर की बुवाई पूरी कर लें। वहीं मध्यवर्ती इलाकों में मटर की बुवाई की जा सकती है। घाटी क्षेत्र के किसान अभी के समय प्याज की रोपाई कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश के किसान गेहूं की बुवाई जारी रखें। साथ ही यहाँ के किसान प्याज की बुवाई कर लें। हिमाचल के किसान पत्ता गोभी, फूल गोभी और ब्रोकली की रोपाई पूरी कर लें। पहाड़ी इलाकों के किसान मटर और सरसों की बुवाई कर लें। साथ ही यहाँ के किसान लहसुन की बुवाई भी कर सकते हैं। पहाड़ी इलाकों में राजमा और सोयाबीन की कटाई करें और कटी उपज को सुरक्षित स्थान पर भंडारित करें। उत्तराखंड की बात करें तो भावर और तराई अंचल में जौ की बुवाई की जा सकती है। इसके अलावा उप आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आलू की बुवाई का काम कर लें किसान। आलू की अगेती फसल बोने का समय निकल चुका है। आलू की मुख्य फसल की बुआई भी की जा चुकी है, लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर के आखिरी तक लगाया जा सकता है। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात ये है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें।
पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।